अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री 508 के पास्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि ये वाला पास्ट पेपर स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लग रहा था, तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ईजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पास्ट पेपर है जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फाइनल्स में पास्ट पेपर रिपीट हो जाता है, इसलिए आपने जब भी अपने फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपने पास्ट पेपर्स लाजमी देखने हैं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने तमाम क्लास फेलो जो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। हमारे पास दो पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चंस तो यूजुअली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन जो मुश्किल आती ज़्यादा आप लोगों को वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है ये कौन से टॉपिक का पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है और ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्टेड किया था कि ये वाली वीडियो लाजमी बताएं, हमें इस वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो जब मैं आपको ये वीडियो पढ़ाऊंगी तो बाद में आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चंस आपको आते थे और सब इंतहाई इजी क्वेश्चंस थे। सिर्फ बच्चे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम इन सबको इजी वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल शिफ्ट क्या होता है और ये आपके कौन से टॉपिक से है। केमिकल शिफ्ट स्टूडेंट्स, ये आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है NMR, उसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अफेक्टेड बाय इट्स केमिकल एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना के अंदर किसी भी केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो हमारे न्यूक्लियस की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो इफेक्ट होती है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर आपने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ा है तो इसको समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग अपने सैंपल को रखते होते हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमारे NMR इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट होता है। उससे क्या होता है, जो हमारा सैंपल होता है उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके अंदर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं उन प्रोटॉन्स की। और जो यूजुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 100 से 800 मेगाहर्ट्ज़ होती है और ये डिपेंड करती होती है कि हम लोगों ने किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड और किस तरह का मैग्नेट यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड दैट शील्ड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन NMR। अब स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है जब उसकी शिफ्टिंग होती है उस टाइम हमारे पास केमिकल शिफ्ट का प्रोसेस होता है और उसकी शिफ्टिंग में दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, या तो फिर शील्डिंग हो रही होती है या फिर डी शील्डिंग। और वो शील्डिंग और डी शील्डिंग होती किस वजह से है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। वो वाले सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने इस NMR के मैग्नेटिक फील्ड को सराउंड किया होता है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ रही होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है NMR के सिग्नल्स की और उस शिफ्टिंग को हम लोग शील्डिंग भी कह सकते हैं और डी शील्डिंग भी कह सकते हैं। और वो शिफ्टिंग क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग होती है डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स के अंदर होती है इसलिए इसको केमिकल शिफ्ट कहते हैं। द मोर शील्डेड द न्यूक्लियस इज द हायर इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज। अब जितनी ज़्यादा शील्ड न्यूक्लियस के गिर्द क्रिएट होगी उतनी ही ज़्यादा हाईएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे कोई इजी डिफाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के अंदर इसकी इजी डेफिनेशन भी बता दूंगी। लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक पढ़ा ही नहीं हुआ इसलिए। तो इसके बारे में हम लोग मज़ीद पढ़ते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। केमिकल शिफ्ट आर मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियंस। इसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियंस के अंदर मेजर करते हैं relative to the reference compounds such as TMS tetramethyl for protons NMR spectroscopy। इसके अंदर हम लोग रेफरेंस मटेरियल के अगेंस्ट जो है मोस्टली अपना सैंपल रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेफरेंस मटेरियल होता है वो TMS होता है। और ये भी हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपने सैंपल को TMS की कर्व के साथ कंपेयर करेंगे। A higher chemical shift value indicates that the nucleus is more de-shielded and therefore experiences a stronger magnetic field। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब यह है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उतना ही ज़्यादा डी-शील्ड हुआ है और उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जनरल NMR स्पेक्ट्रम अगर आप देखें
इसके नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 से लेकर 10 तक नज़र आ रही हैं, इनको हमने यहाँ पे सिग्मा की सैम्बल से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट है। केमिकल शिफ्ट की जो सैम्बल होती है वो सिग्मा होती है। ये हमारे पास जो है ये पीक है जो हमारे सैम्पल प्रोटॉन से आई है स्टूडेंट्स, और जो ये वाली पीक हमारे पास है ये हमारा रेफरेंस मटेरियल है TMS। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे केमिकल शिफ्ट को, ये एक्चुअली क्या होगा, जो डिफरेंस है नंबर ऑफ रीडिंग्स का TMS की पीक से लेके हमारे सैंपल की पीक तक, इस दरमियान वाली सारी जगह को हम लोग केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक NMR रीजन होता है। उस रीजन के अंदर से जो हमारा प्रोटॉन है वो शिफ्ट जब करता है तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल शिफ्टिंग हुई है। और केमिकल शिफ्टिंग दो तरह की होती है, एक शील्डिंग भी हो सकती है और दूसरी डी शील्डिंग भी हो सकती है। शील्डिंग तब अकर करती है जब हमारा जो प्रोटॉन है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में होता है, उसके अंदर होता है, तब शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। और डी शील्डिंग इफेक्ट तब क्रिएट होता है जब जो प्रोटॉन हमारा होता है, हमारे सैंपल का प्रोटॉन, वो NMR की मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड होता है। और स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, शील्डिंग वाले में क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोटॉन है वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ज़्यादा क्लोज होता है, तो उसको एक्साइट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब वो आउटसाइड द फील्ड होता है तो उसको एक्साइट करने के लिए हम लोग को कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, इसलिए हम उसको यहाँ पे डी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इस ग्राफ से उसको बताया गया है यहाँ पे हाई फील्ड है इस तरफ को, और इस तरफ को अगर हम जाएं तो लो फील्ड होगी। और स्टूडेंट्स ये वाली जो है ये जनरल पीक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसमें जनरल 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें आप ये वाली पीक ऐड कर सकते होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फार्मूला टू फाइंड केमिकल शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन में हमसे कहा था कि एक्सप्लेन करना है केमिकल शिफ्ट को, इसलिए ही मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में बताया है। लेकिन अब हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो लेके चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हमारे पास केमिकल शिफ्ट जो है जिसको हम लोग इस सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के सैम्पल से, ये इक्वल होती है V सैम्पल माइनस V रेफरेंस डिवाइडेड बाय V रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो जो हमारे पास सिग्मा है ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट है जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। जो V हमारे पास है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है हमारे न्यूक्लियस की, जिसको हम लोग हर्ट्ज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास V रेफरेंस है ये हमारे रेफरेंस मटेरियल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इसको भी हम लोग हर्ट्ज में एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आता है इसके रिलेटेड तो आप लोग इजीली यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, कुछ जनरल ट्रेंड्स जो कि एग्जांपल्स हैं केमिकल शिफ्ट की। ये इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि जो केमिकल शिफ्ट है ये केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, आप इनको कहीं भी ऐड कर सकते हैं और ये आपके MCQ पार्ट में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, इनको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स, determination of structure of new compounds, analysis and purity of compounds, investigation of interactions between molecules, measure of the concentration of compound in solution। और स्टूडेंट्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको पता है कि इसको हम लोग मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, अपने केमिकली स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए अपने किसी भी कंपाउंड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम 2,4-dinitrofenolate इन अ सोल्यूशन that shows an absorbance of 0.3675 at 360 nanometer in a cell of 1 centimeter path length। तो हमारे पास उन्होंने क्या क्या दी हुई है, उन्होंने हमें कहा है कि कंसंट्रेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है सोडियम 2,4-dinitrofenolate की, और वो किस सोल्यूशन में है, उसके अब्जॉर्बेंस की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है, उसके बाद हमें उसकी पाथ लेंथ दी हुई है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द मोलर अब्जॉर्बिविटी ऑफ 2,4-nitrofenolate anion एट 360 नैनोमीटर इज़ 1.467 × 10⁻⁴। तो उन्होंने हमें मोलर अब्जॉर्बिविटी जो एप्सिलम है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा जो है वो देख लें, हमें अब्जॉर्बेंस दी हुई है, मोलर अब्जॉर्बिविटी जिसको हम लोग एप्सिलम से रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ लेंथ दी हुई है, और हम लोगों ने कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, लैम्बर्ट बेयर ला के हम लोगों ने फार्मूले को यूज़ करना है, हम लोगों ने इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे
C=A/E/B। आपको पता है कि C जो है हमारे पास कंसंट्रेशन है, A अब्जॉर्बेंस है, एप्सिलम जो हमारे पास ये अब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट है, B जो है ये पाथ लेंथ है। जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं हमने वो इसमें पुट की और हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड ओवरटर्न्स। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में ये समझाया है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस और ओवरटर्न्स होती क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को ना देखें कि हमारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ये यूज़ क्यों हो रहा है, ये कौन से टॉपिक का है, रिलेटेड किससे है। तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है उसमें ही ये यूज़ होता है। एक हमारे पास लेटेस्ट जो आई है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें फंडामेंटल वाइब्रेशंस और ओवरटर्न्स के टर्म्स यूज़ होती हैं। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है और इनके नेम से शो हो रहा है कि फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज़ वगैरह। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने किसी भी वाइब्रेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को या इंटेंसिटी वगैरह को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, मेजर करेंगे और उनको डिटरमाइन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूल है जहाँ से ये वाइब्रेशंस आ रही है उसकी ज्योमेट्री कैसी हो सकती है, उसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, बेसिकली उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगे ये दोनों चीज़ें। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल वाइब्रेशंस। स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे डिफरेंस पूछा है तो हम डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम दोनों की सेपरेटली डिफाइन पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली क्या है, वाइब्रेशनल मोड्स हैं मॉलिक्यूल के। ये वाली लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी मेन डिफाइन पढ़ते हैं। द फंडामेंटल वाइब्रेशंस अकर व्हेन द मॉलिक्यूल ट्रांजिशंस फ्रॉम इट्स ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट। जब एक मॉलिक्यूल अपनी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से उसके करीबी ही जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वहाँ पे जाता है, तो तब जो उनकी वाइब्रेशन वो अक्कास करता है वो होती है फंडामेंटल वाइब्रेशन उस मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरटोन्स। ये भी उसके रिलेटेड ही टर्म है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर हायर एनर्जी वाइब्रेशनल मोड्स। अब ये हाई एनर्जी के वाइब्रेशनल मोड्स हैं, इनमें मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करता है। ये तब अकर करती हैं व्हेन द मॉलिक्यूल ट्रांजिशंस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट। कि ग्राउंड स्टेट से वो फर्स्ट स्टेट में नहीं जाता, जैसा कि फंडामेंटल में हुआ था कि ग्राउंड से वो फर्स्ट स्टेट में गया था, नहीं, ये हायर में जाता है तो इसलिए वाइब्रेट भी ज़्यादा करता है। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मीनिंग दैट दे हैव फ्रीक्वेंसीज आर 2, 3, 4 आर मोर टाइम्स दैन द फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स मुझे इसकी कोई एग्जैक्ट डायग्राम तो मिली नहीं थी, लेकिन मैंने ये वाली डायग्राम ली है और इसके ज़रिए से मैं आपको जो फंडामेंटल वाइब्रेशन और ओवरटर्न्स हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। एक ग्राफ दिया गया है और इस तरफ एनर्जी है और नीचे बॉन्ड डिस्टेंस है और यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये हमारे जो एटम है उसके एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट स्टेट पे जाता है तो जो सी वाइब्रेशन वो काज करता है उसको हम लोग फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं और वो बहुत ही थोड़ी वाइब्रेशन होती है। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट पे जाता है, चाहे वो 3 है, 4th स्टेट है, 5th स्टेट है या सो ऑन, तब जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग ओवरटर्न्स कहते हैं और ये वाली वाइब्रेशंस बहुत लार्ज नंबर में होती हैं एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो अब हम लोग यहाँ पे इनका डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस पेपर आउट ऑफ सिलेबस आता है, इसमें परेशान होने वाली बात कुछ भी नहीं है, पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। एक्चुअली आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो हर साल अपडेट होते रहते हैं, तो आपने जब भी फाइनल्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपने नए वाले कंटेंट से करनी है। और अगर किसी स्टूडेंट के पास न्यू कोर्स कंटेंट्स नहीं है तो वो मुझे कमेंट करे, मैं आपको कोर्स कंटेंट जो है वो अपलोड कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी और फेसबुक पेज के ऊपर भी। तो जो से बच्चे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं वो मुझे जाके फॉलो कर ले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दिनों में मेरे अकाउंट आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपको किसी भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप मुझे कमेंट में बताएं। और दूसरी बात ये कि जब आपके फाइनल्स आते हैं तो उनमें मेरे पास जो भी MCQ की कीज़ होती हैं आपके पास पेपर्स की, मैं वो अपलोड करती रहती हूँ। तो फाइनल्स के दिनों में मेरे पेजेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इनको आप लाजमी फॉलो कर लें। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस और ओवरटर्न्स का। सबसे पहला डिफरेंस आता है एनर्जी लेवल का। अब आपको पता है कि फंडामेंटल वाइब्रेशन में क्या एनर्जी लेवल है कि ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल तक।
जबकि ओवर टाउन्स के अंदर ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट तक एनर्जी लेवल जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है इसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जो ओवर टर्न्स होती है इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल वाइब्रेशंस। इसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। डिटरमाइन द वेव नंबर ऑफ ईच ऑफ द टू वेव्स हैविंग वेवलेंथ ऑफ 104 नैनोमीटर एंड 4 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि हम लोग ने वेव नंबर को डिटरमाइन करना है और हमें दो वेव्स की वेवलेंथ दी गई है, एक की 104 नैनोमीटर और दूसरे की 4 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम लोग जिस फार्मूला को यूज़ करते हुए वेव नंबर को फाइंड आउट करते हैं वो फार्मूला हमारे पास है वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। और वेव नंबर जो है इसको दो सैम्बल से रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली, या तो वी के ऊपर बार लगा के या फिर ये वाली सैम्बल जो न्यू की होती है वी लिख के ऊपर से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे दोनों वेव का वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो वेव है जिसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 104 नैनोमीटर, इसको हम लोग पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 104 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁹ मीटर्स पर माइक्रोमीटर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेव नंबर आ जाएगा इस तरह से। और इसी तरह सेम टू सेम दूसरी वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसके वैल्यू को पुट कर देना है और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पर सेंटीमीटर के अंदर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं मैं आपको ये ज़रा डिटेल में समझा दूँ। मैंने वेवलेंथ की वैल्यू को दूसरे और नंबर के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है वो यहाँ पे नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर में दी हुई है। आप देख सकती हैं यहाँ पे नैनोमीटर में दी हुई थी और यहाँ पे माइक्रोमीटर में दी हुई थी, लेकिन जो फार्मूला होता है वेव नंबर का उसमें हम लोग को जो वेवलेंथ पुट आउट करनी होती है वो मीटर्स में पुट करनी होती है। तो नैनोमीटर्स को मीटर्स में पुट करने के लिए मैंने पर नैनोमीटर कर दिया और इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे माइक्रोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पर माइक्रोमीटर कर दिया और यहाँ पे 10⁻⁻6 कर दिया। तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स आते हैं। तो मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स को आते होते हैं, लेकिन अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके कोर्स में नहीं है या आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और आपके एग्जाम्स करीब हैं, आपको किसी और पास्ट पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई और आपका क्वेश्चन हो मुझसे तो मुझे वो भी लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक और पास्ट पेपर के सोल्यूशन के साथ।